नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से समझें और याद करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, बी निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी पत्र, डी मनसबदारी प्रथा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी निरंकुश शासन। आपका अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है हैब्सबर्ग, बी ओलिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी ज़ारशाही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बुर्बो वंश। का अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है 1789 में, बी 1791 में, सी 1801 में, डी 1804 में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1804 में। आपका अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुईस 18वां, सी चार्ल्स दशम, डी मेटरनिख। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मेटरनिख। वियना संधि का अध्यक्ष मेटरनिख था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मेटरनिख। आपका अगला सवाल है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है गणतंत्र को स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार, डी प्रशा का चांसलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। आपका अगला सवाल है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है नेपोलियन, बी हिटलर, सी मेटरनिख, डी गैरिबाल्डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मेटरनिख। आपका अगला प्रश्न है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ए ऑप्शन है 3, बी 5, सी 4, डी 7। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 5। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। आपका अगला सवाल है, रोमानीवाद क्या था? ए ऑप्शन है एक राजनीतिक आंदोलन, बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, सी एक आर्थिक क्रांति, डी एक धार्मिक क्रांति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एक सांस्कृतिक आंदोलन। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। आपका अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिम एशिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यूरोप। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा सी यूरोप। आपका अगला सवाल है, मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रांस। मारियाना फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए फ्रांस। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है?
आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गोरखपुर क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पुनर्जागरण। आपका अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1815, बी 1818, सी 1820, डी 1848। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1815। तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1815 को, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1815। आपका अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी निरंकुश राजतंत्र, डी गणराज्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी संवैधानिक राजतंत्र। आपका अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, डी 3807 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1707 में। आपका अगला प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर इमैनुएल, डी मुसोलिनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मेजनी। आपका अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? ए ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, बी मेजनी, सी काबूल, डी गैरिबाल्डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मेजनी। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मेजनी। आपका अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए ऑप्शन है लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया, डी डाइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ए ऑप्शन है काउंट काबूल, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी विक्टर इमैनुएल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए काउंट काबूल। आपका अगला प्रश्न है यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है काबूल, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी मुसोलिनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मेजनी। आपका अगला प्रश्न है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए ऑप्शन है काबूल, बी मेजनी, सी बिस्मार्क, डी गैरिबाल्डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी गैरिबाल्डी। आपका अगला प्रश्न है काबूल कौन था? ए ऑप्शन है जर्मनी का राजा, बी इटली का प्रधानमंत्री, सी इटली का राजा, डी जर्मनी का मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इटली का प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ए ऑप्शन है जियोबार्टी ने, बी चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी विक्टर इमैनुएल ने, डी मेजनी ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मेजनी ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1810 में, बी 1845 में, सी 1830 में, डी 1848 में। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1810 में। कार्बोनारी की स्थापना 1810 में की गई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1810 में। आपका अगला सवाल है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए ऑप्शन है सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नाविक। गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नाविक। आपका अगला सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए ऑप्शन है सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ए ऑप्शन है बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काबूर, डी गैरीबाल्डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बिस्मार्क। आपका अगला प्रश्न है, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए ऑप्शन है प्रशा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, सी सार्डिनिया ने, डी नेपल्स ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए प्रशा ने। आपका अगला प्रश्न है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया प्रशा, बी प्रशा डेनमार्क, सी प्रशा फ्रांस, डी इटली रोम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रशा फ्रांस। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ए ऑप्शन है रूसो, बी हीगेल, सी प्रशा, डी जैकब। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हीगेल। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न कौन था? ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रशा। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑस्ट्रिया। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? ए ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट संघ, बी सिसेलपाइन संघ, सी राइन संघ, डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राइन संघ। आपका अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ए ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी प्रशा डेनमार्क युद्ध, डी सीडान का युद्ध। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सीडान का युद्ध। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, जर्मेनिया क्या थी? ए ऑप्शन है ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, सी रूसी राष्ट्र का प्रतीक, डी ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, बी 1848 ईस्वी में, सी 1871 ईस्वी में, डी 1870 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी को पूरा हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1871 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, जॉल्वे राइन एक संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी व्यापारियों की। जॉल्वे राइन जो है वो जो संस्था थी व्यापारियों के लिए थी, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, बी प्रशा की, सी नेपल्स की, डी सार्डिनिया की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑस्ट्रिया की। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मार्क क्या था? ए ऑप्शन है कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ, डी कूटनीतिज्ञ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आपका अगला सवाल है, हीगेल कौन था? ए ऑप्शन है जर्मन चांसलर, बी राजनीतिज्ञ, सी दार्शनिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
सी हिगेल जो था दार्शनिक था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी दार्शनिक। आपका अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है सेडान, बी सेडोवा, सी साइनराइन, डी फ्रैंकफर्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सेडान। आपका अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए ऑप्शन है डेनमार्क की संधि, बी गैस्ट्रिन की संधि, सी प्राग की संधि, डी फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी है। आपका अगला प्रश्न है, सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ए ऑप्शन है इटली के एकीकरण, बी जर्मनी के एकीकरण, सी यूनान के एकीकरण, डी अमेरिका के एकीकरण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जर्मनी के एकीकरण। आपका अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन है लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन, डी बिस्मार्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए ऑप्शन है मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बिस्मार्क। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए ऑप्शन है 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1871। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ? ए ऑप्शन है 1871, बी 1870, सी 1848, डी 1815। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1870। सेडान का युद्ध जो हुआ था 1870 को हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1870। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए ऑप्शन है मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी बिस्मार्क। आपका अगला सवाल है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए ऑप्शन है काउंट काबुल, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी मेजनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बिस्मार्क। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। इसका राइट ऑप्शन है ए तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यूनान। आपका अगला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ए ऑप्शन है यूनान की, बी तुर्की की, सी रूस की, डी फ्रांस की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी तुर्की की। आपका अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ए ऑप्शन है रूस, बी यूनान, सी ब्रिटेन, डी पोलैंड। इसका राइट ऑप्शन है ए रूस। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ए ऑप्शन है इटली, बी रोम, सी स्पेन, डी यूनान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यूनान। आपका अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? ए ऑप्शन है इतालवी, बी मैग्यार, सी
Polish, D. French। इसका राइट ऑप्शन है बी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ए ऑप्शन है हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी हिटलर, डी शिवाजी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी टीपू सुल्तान। दोस्तों आपका अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ए ऑप्शन साम्राज्यवाद का विकास, बी उपनिवेशवाद का विकास, सी निरंकुश राज्यों की स्थापना, डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। दोस्तों आज हमने कक्षा 10वीं के इतिहास के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है। इन प्रश्नों को ध्यान से समझें और अभ्यास करें। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगर आपको कोई और प्रश्न है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।